अब देखिए ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। दो रेजिस्टेंस है, दोनों 2 ओम, ठीक है, एक इंडक्टर भी लगा है, और जो बैटरी का ईएमएफ इट इज़ 12 वोल्ट, ठीक है। द स्विच एस इज़ क्लोज एट T0, मतलब एस T0 पे क्लोज कर दिया हुआ है हमने, ठीक है। व्हाट इज़ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब देखो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो डेफिनेटली आई पे डिपेंड करेगा। तो जो सही स्ट्रेटजी है इसको सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट क्या होगा। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो बहुत सिंपल एक चीज़ है कि ये जो ब्रांच है, ठीक है, ये डायरेक्टली इस बैटरी से कनेक्टेड है और ये भी डायरेक्टली इस बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लिख सकते। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, पैरेलल। तो इस ब्रांच के लिए इसको मैं 1 लिख देता हूँ सपोज। तो इसके लिए क्या होगा, अपना एक टाइम कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो और इसको हम लोग लिख देते हैं सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है वो ये कह रहा है कि भाई एल के लिए पोटेंशियल ड्रॉप निकालना एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इस ब्रांच के लिए, मतलब आप ऐसा सोचो ये है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये डायरेक्टली इस बैटरी से कनेक्टेड, मतलब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसके लिए आप टाइम कांस्टेंट अलग से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए इसको सॉल्व करिए। तो अगर आप टाइम कांस्टेंट लिखोगे तो टाइम कांस्टेंट कितना आ जाएगा, आपने पढ़ा हुआ है L/R लिख सकते। तो L/, सेकंड के लिए हम लोग बात कर रहे हैं ना, सेकंड लूप जो बना हुआ है हमारा, सेकंड लूप मतलब ये फर्स्ट लूप के लिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा L/R2। एल गिवन है, एल इज़ 400 मिली हेनरी, मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग SI यूनिट में 0.4, ठीक है, अपॉन 2, 0.4/2, ठीक है। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 0.2। सेकेंड में लिखते हैं आप टाइम कांस्टेंट को, यूनिट जो है वो सेकेंड में होता है, तो लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखो जो करंट का जो फॉर्मूला होता है LR सर्किट में, ये आपको याद होगा, आई को क्या लिखते हैं हम लोग, आई इक्वल्स टू I0 1 माइनस E⁻t बाय टाइम कांस्टेंट, ऐसा लिखते हैं, लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ से आई हमें कैलकुलेट करना है। अगर हमने एक बार आई कैलकुलेट कर लिया तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे बिल्कुल मिल जाएगा। तो सबसे पहले I0, तो अगर I0 की बात करें, I0 मतलब मैक्सिमम करंट, मतलब करंट इन द ब्रांच एट स्टेडी स्टेट, मतलब जब इनफाइनाइट टाइम आफ्टर द लॉन्ग टाइम। तो इंडक्टर क्या करता है, एक स्ट्रेट एक कंडक्टर, मतलब परफेक्ट कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। तो I0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब कोई पोटेंशियल ड्रॉप कुछ भी ऑफर नहीं करेगा ये, ठीक है। तो क्या लिखोगे, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस R2, R2 कितना है 2, तो कितना जाना चाहिए, ये 6 एम्पियर आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो अब एट एनी टाइम t अगर हमें करंट चाहिए तो I0 के प्लेस में मैं 6 रख दूंगा, लिख सकते। 1 यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, E बिल्कुल ठीक है। टाइम के टर्म्स में लिखना है तो टाइम तो आएगा ही आएगा। टाइम कांस्टेंट हमने लिखा हुआ है इट इज़ 0.2, यहाँ तक समझ आ रहा है, लिख सकते। अब ये काम मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो आई कितना आ गया 6, 1 माइनस E⁻−t/0.2, ये लिख सकते। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो आपसे पूछा गया है पोटेंशियल ड्रॉप एट टाइम टी अक्रॉस दिस इंडक्टर, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप जैसे -LdI/dt लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो मॉड लिखना है, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो सिर्फ हम लोग सीधा LdI/dt का मॉड लगा दें, ठीक है। तो LdI/dt लिख सकते। इंडक्टेंस पता है हमें, ठीक है ना। तो इंडक्टेंस कितना है 0.4, लिख सकते। अब इसको क्या करेंगे, आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। इसको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो इसको आप कैलकुलेट करिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली इतना तो कर सकते हैं आप, इसको सॉल्व आप सभी कर सकते हैं, मतलब ये आपके पार्ट पे मैं छोड़ रहा हूँ, ये करिएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक ये 30e⁻−5t इतना आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तक लिख सकते। अब ये फाइनली इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस एल इन टर्म्स ऑफ टी। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था जो सीखने वाली बात थी कि देखो यहाँ पे बिल्कुल इसको गायब कर दिया हमने, क्योंकि ये दो इंडिपेंडेंट सर्किट, मतलब इसको हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि यार भाई दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो एक हमने यहाँ से सोच लिया, ठीक है, दूसरा क्या सोचा, ऐसा,
इस तरह से लिख सकते हैं ना, ये हमारा L वाला और R वाला R2 वाला पार्ट हो गया और ये अकेला R1 वाला पार्ट हो गया और दोनों के लिए E है। ठीक है, तो जब फर्स्ट पार्ट की बात करें, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो फर्स्ट पार्ट में है, उसमें क्या है, सिर्फ इसका यूज़ था, यहाँ से हमने टाइम कांस्टेंट निकाला और फाइनली सॉल्व करके ये लिख दिया। सेकेंड पार्ट बहुत बढ़िया है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू R1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, आफ्टर द स्टेडी स्टेट इज रीच्ड द स्विच इज ओपन। ये बड़ा अच्छा सवाल है, यहाँ पे एक पार्ट है ना, कि स्टेडी स्टेट आने के बाद स्विच ओपन कर दिया गया। ठीक है, तो अगर स्टेडी स्टेट की बात करें तो इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर की अगर हम लोग बात करें तो देखो, एट स्टेडी स्टेट, ठीक है, क्या लिख सकते, जो हमारे पास सर्किट है उसमें आप देखोगे कि जो फर्स्ट ब्रांच है ये रेजिस्टेंस लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, वोल्टेज 12 वोल्ट, ठीक है ये। और सेकंड जो पार्ट है देखिएगा, ये यूजलेस है। यूजलेस कहने का मतलब पोटेंशियल ड्रॉप नहीं दे रहा है, तो मैं करंट सीधे सीधे लिख सकता। देखो यहाँ पे भी करंट ऐसा होगा और यहाँ पे करंट ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों इंडिपेंडेंट सर्किट, इंडिपेंडेंट कहने का मतलब दोनों डायरेक्टली 12 वोल्ट से कनेक्टेड है और दोनों रेजिस्टेंस 2 है, तो दोनों ही ब्रांच में करंट कितना होगा, 6 एम्पियर। बिकॉज एट स्टेडी स्टेट ये जो पोटेंशियल ड्रॉप ऑफर करता है इंडक्टर वो कितना करता है, 0, ये बताया हुआ है, तो यहाँ तक लिख सकते। अब जैसे इस स्विच को ओपन किया तो स्विच ओपन करने का मतलब क्या हो गया, ये डिस्कनेक्ट हो गया, लिख सकते। तो ये डिस्कनेक्ट होने का मतलब हो गया ये जो 6 एम्पियर था जो बैटरी के थ्रू आ रहा था ये एकदम से गायब होगा, लिख सकते ना। और ये अब ये इस लूप को फॉलो कर लेगा नहीं, क्योंकि इसमें इंडक्टर में उस मोमेंट पे करंट था और वो क्या करेगा, अब एक्सपोनेंशियली वो डिक्रीज होना शुरू होगा, ये डिकी ऑफ करंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहली बात, जो डायरेक्शन ऑफ करंट की बात की इन्होंने वो कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज लिखना पड़ेगा। देखो ये सॉरी ये क्लॉकवाइज, सॉरी, तो ये यहाँ से निकलेगा तो ऐसा लिख सकते ना, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ये जिस डायरेक्शन में था वो उसी को फॉलो कर रहा होगा, लिख सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गया इस तरह से, तो यहाँ से देखो ये ऐसा करंट आ जाएगा, शुरू में ऐसा था, लिख सकते ना, देखिएगा शुरू में वो इस तरह का था, जैसे हमने इसको ओपन किया ये जो 6 एम्पियर वाला था ये गायब हो गया, अब ये वाला जो करंट था वो इसको फॉलो कर लेगा, लिख सकते। तो अब ये एक्सपोनेंशियली वो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो अब नए सर्किट के हिसाब से देखेंगे हम लोग तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये दिस इज R1, ठीक है, ये इंडक्टर है और ये क्या है R2। जिस मोमेंट पे आपने इसको ओपन किया उस मोमेंट पे जो करंट था उसको मैक्सिमम करंट लिख सकते हैं आप, एंड इट वाज 6 एम्पियर, ठीक है, लिख सकते। अब इस तरीके से यहाँ तक समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो करंट ये यहाँ पे ऐसा चलेगा, ऐसा चलने का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की अगर बात करें क्लॉकवाइज आ गया, क्योंकि अब इसको ये फॉलो कर रहा होगा और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा होगा। तो अब बहुत सिंपल हो गया कहानी कि भी अब एट टाइम टी निकालना है तो डिके ऑफ करंट वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। और 2 रेजिस्टेंस है तो हम लोग जो नया टाइम कांस्टेंट लिखेंगे वो कैसा लिख सकते, देखिए जो न्यू टाइम कांस्टेंट होगा, इंडक्टर तो वही है नहीं, यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं तो दोनों क्या होगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, R1 प्लस R2 लिख सकते। अब इसको सॉल्व करिएगा अब तो कितना आ जाएगा, 0.4 अपॉन 2 + 2 लिख सकते, ये 0.1 सेकेंड लिख सकते। तो अब फाइनली करंट इसमें लिखना है तो करंट के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, जो डीके ऑफ करंट के लिए लिखते हैं आप, कितना आ जाएगा, I = I0, ठीक है, e पावर -t/τ लिख सकते ना, t अपॉन न्यू टाउ डैश लिख दिया हमने, लिख सकते। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ये 6 आ जाएगा, I0 इज 6, ठीक है, e पावर लिख सकते, 0.1 है तो ऊपर 10 चला जाएगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10t एम्पियर, दिस वुड बी द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली क्या चीज़ थी, समझ आ गया कि भाई एक तो ये अलग अलग हमने टाइम कांस्टेंट लिखा, ठीक है। जब हम यहाँ से देख रहे हैं
देखना, फर्स्ट ये सर्किट देखा, यहाँ से हमने टाइम कांस्टेंट निकाला, और वहाँ से कोई इसका कोई फ़र्क था नहीं, क्योंकि दो पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब इसको मैं अलग करके सोच रहा था कि एक सर्किट यहाँ दूसरा सर्किट यहाँ, दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बराबर लिखा। लेकिन जब इसको ओपन करके देखा तब क्या हो गया, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हुआ। फिर जो शुरू में करंट ये था, ये एकदम से ज़ीरो हो गया, जो 6 एम्पियर था, इसकी वजह से वो क्या हो गया, अब ये वाला एक्सपोनेंशियली धीमे 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 डिक्रीज होना शुरू हुआ। तो फाइनली हमारे पास ये एक आंसर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है।